हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से हिस्ट्री ऑप्शनल। एक बार हम लोग जो यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, एक बार उस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला स्टेप जो हमारा रहता है पीटी, प्रीलिम्स, एंड दूसरा स्टेप जो हमारा रहता है मेंस, एंड थर्ड स्टेप में हमें इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। पीटी में आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएगा, पहला जीएस एंड दूसरा सीसैट। मेंस मेंस आपका टोटल 1750 नंबर का रहता है, 1750 नंबर का। तो इसमें आपको कुल पहले जीएस का 4 पेपर देखने को मिल जाएगा। 4 पेपर, हर पेपर आपका 250 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर हो गया जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जीएस फोर्थ। तो ये चारों पेपर मिला के आपका 1000 नंबर का हो जाता है। और इससे रहता है आपका, इसमें वो आपका रहता है 250 नंबर का। इसमें भी आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएगा, 125 नंबर का रहता है। और उसके बाद आपका आ जाता है ऑप्शनल, जो कि पूरे पूरे 500 नंबर का रहता है ऑप्शनल। इस पे हम अभी अलग से चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद आपको 2 पेपर अलग से देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहता है, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश आपको 2 पेपर ऐसा क्वालिफाइंग रहता है, वो मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहता है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। और आपका ये इंटरव्यू का आपका रहता है 275, 275 नंबर आपका इंटरव्यू का रहता है। तो अभी हम लोग, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। और अभी हम आगे देखते हैं, ऑप्शनल पे हम चर्चा करते हैं। ऑप्शनल का जो 500 नंबर रहता है उस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं हम लोग। और बैठ जाओ, हल्ला मत करो तुम लोग। तो हम लोग बात करते हैं, हम फिलहाल तो हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे। आपको, आप लोग को जिस विषय में रुचि होगी, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम हिस्ट्री ऑप्शनल पर एक चर्चा करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पर आ जाएंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल ये टोटल आपका 500 नंबर का रहता है। इसमें आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे, दोनों पेपर 250 नंबर का रहता है। तो यहाँ पर पहले पेपर में जो रहता है आपको प्राचीन भारत, एंड सेकंड जो रहता है मध्यकालीन भारत। तो यहाँ से आपको टोटल 250 नंबर आपका यहाँ से आ जाता है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, मतलब आपको टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ, इसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 8 क्वेश्चन पूरा नहीं करना होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि
प्राचीन भारत से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 2, 3, 4। और मध्यकालीन भारत से भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 5, 6, 7, 8। ये मध्यकालीन भारत से होता है। तो इसमें करना कुछ ऐसा रहता है कि आपका ये पहला क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही करना रहता है। आप मतलब आप बाकी में आपको ऑप्शन रहता है कि आप इसको कर सकते, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पहला और 5वां क्वेश्चन जो रहता है उसको आपको करना ही करना रहता है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है प्राचीन भारत में, ये मतलब मैप बेस्ड रहता है, मानचित्र आधारित रहता है, ये मैप बेस्ड रहता है। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन मानचित्र आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये पहला और 5वां तो आपको करना ही करना है। उसके बाद 5 में से आपका 2 क्वेश्चन तो ये पहला और 5वां हो गया। फिर आपको अभी 3 क्वेश्चन और करना है। तो 3 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन यहाँ से करके 1 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 1 क्वेश्चन प्राचीन भारत से करके 2 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से कर सकते हैं। वो जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पे बैठ जाइए। तो अभी हम सेकंड पेपर पे चर्चा करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर हो गया, अभी हम यहाँ पे सेकंड पेपर पर बात करते हैं। तो सेकंड पेपर में हमारा रहता है आधुनिक भारत। यहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न वही दिखेगा, और विश्व इतिहास से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको आधुनिक भारत से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2, 3, 4। और विश्व इतिहास से भी आपको 4 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8। वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पर भी आपको ये जो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो रहता है, ये आपको कंपलसरी करना ही करना है। बाकी आप 3 क्वेश्चन, जैसे आप 2 क्वेश्चन आधुनिक भारत से करके 1 क्वेश्चन विश्व इतिहास से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आधुनिक भारत से 1 क्वेश्चन करके 2 क्वेश्चन विश्व इतिहास से कर सकते हैं। मतलब ये दोनों करने के बाद आप 3 क्वेश्चन जो आपको करना है, आप तीनों क्वेश्चन यहाँ से या फिर तीनों क्वेश्चन यहाँ से आप नहीं कर सकते, आपको और 1 क्वेश्चन यहाँ से या फिर यहाँ से करना होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर भी सेकंड पेपर में भी आपको 8 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें मात्र 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने। तो अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, यूरोपियन का आगमन। तो उसके आगे मैं सिनॉप्सिस बनाता जाऊंगा। आप सिनॉप्सिस अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यूरोपियन का ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको हम एक बार देख लेंगे कि मतलब भारत में उस दौर में किसका शासन रहा, और क्या मतलब कैसी राजनीतिक स्थिति थी भारत की, उसको हम एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म,
तो हम देखते हैं बैकग्राउंड में एक बार क्या चल रहा था। 18वीं सदी 18वीं सदी में राजनीतिक स्थिति राजनीतिक स्थिति 18वीं सदी में राजनीतिक स्थिति। तो हम देखते हैं उस दौर में कौन कौन से राज्य थे, उन राज्य की क्या दशाएं थी, एक बार देखते हैं उसको। राज्य एवं राज्य एवं राजनीतिक दशा। कौन कौन से राज्य थे, किस क्षेत्र में किसका शासन था, उसको एक बार हम देखते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि 18वीं सदी में पूरे भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का शासन था। मुगल तो 18वीं सदी में भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का शासन था। और होता कुछ ऐसा है कि औरंगजेब का शासन रहता है। लगभग 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब मुगलों में एक अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। मतलब कि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शक्तिशाली शासक आया नहीं भारत में मुगलों का। मतलब उसके बाद जितने भी शासक आए वो उस मतलब कि उनकी वो सैन्य शक्ति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो उतने योग्य शासक नहीं थे, इसके लिए तो मुगलों का पतन हो गया था। तो औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। एक बड़े भूभाग पर भारत में मुगलों का शासन था और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ होता है। क्षेत्रीय राज्यों को हम एक बार देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद जितने भी शासक आते हैं वो वो उतने योग्य शासक नहीं थे। मतलब उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति पर ध्यान नहीं दिया और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे कुछ कारण थे कि जिसके कारण उनका पतन होना, तेजी से पतन होना स्टार्ट होता है। और कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि 1707 के बाद लगभग 1750 आते आते 1750 तक हम ये देखते हैं कि मुगलों का तेजी पूरी तरीके से मतलब पतन हो चुका होता है। मतलब सिर्फ नाम मात्र की शक्ति ही रह जाते हैं। पतन, लगभग पतन हो जाता है, नाम मात्र की सिर्फ शक्ति रह जाते हैं। 1750 ईस्वी तक आते आते मुगलों का लगभग पतन हो गया रहता है और सिर्फ नाम मात्र की शक्ति रह जाती है उनके पास। तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू होता है 1707 के बाद। इन क्षेत्रीय राज्यों को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो 3 भागों में ऐसे बांट दे रहे हैं हम लोग, इससे आपको पढ़ने में सहजता होगी, सरलता होगी। जैसे कि पहला हमारा हो गया उत्तराधिकारी राज्य। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे में हम विरोधी राज्य। तीसरा हमारा अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य। आप अगर चाहेंगे तो आपको अगर सिनॉप्सिस बनाना होगा आप लोगों को, तो आप लोग सिनॉप्सिस बना सकते हैं मेरे साथ साथ, या फिर आप स्क्रीनशॉट में अभी हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उत्तराधिकारी राज्य मतलब जो मतलब मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे
उनके द्वारा ही जो राज्य स्थापित किए गए उन्हें हम उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे, मुगलों के उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित जो राज्य थे उनको हम उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे देख लेते हैं कुछ राज्यों को, जैसे हमारा हो गया अवध का राज्य, अवध, बंगाल, बंगाल हमारा हो गया, और हमारा हो गया हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम का शासन था। यहाँ पर विरोधी राज्य हम उन राज्यों को कहते हैं जो मतलब कि जिन राज्यों का मतलब मुगलों के साथ साठगांठ नहीं बैठती थी, मतलब जिनका परस्पर मुगलों के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, तो उन्हें हम विरोधी राज्य कहते हैं। इन राज्यों में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मराठे हो गए हमारे, मराठों का राज्य, और जाटों का राज्य हो गया हमारा, सिखों का राज्य हो गया। तो एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं कुछ, मराठी, मराठों का राज्य, जाटों का राज्य, सिखों का राज्य, और अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य, मतलब स्वतंत्र राज्य की हम उन राज्यों को कहते हैं मतलब जो मुगलों के नियंत्रण के बाहर थे, मतलब जिन राज्यों पर मुगलों का नियंत्रण नहीं था उन्हें हम स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया केरल, केरल हो गया, मैसूर हो गया, और हमारा राजस्थान में कुछ राज्य हो गए जैसे आमेर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं कि किन क्षेत्रों में, हम लोग देखेंगे अभी कि मतलब भारत में क्षेत्रीय राज्य जो उदय हुआ, उन उन किन क्षेत्रों में किसका शासन रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश थे, तो किन किस क्षेत्रों पर किसका शासन था उसको हम एक बार देखते हैं। से हो गया हमारा भारत, ये तो आज का भारत हो गया, पहले पाकिस्तान भी हमारा ही था। कुछ इस तरीके से था। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ यहाँ तक हम छोटा मानचित्र थोड़ा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा था क्या, बंगाल था हमारे यहाँ पे, बंगाल, बंगाल की अर्थव्यवस्था उस दौर में बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। उस दौर में बंगाल काफी अच्छे दौर से गुजर रहा था, बंगाल में काफी व्यापार था बंगाल में, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी। बंगाल हो गया हमारा, और यहाँ पे था बिहार, यहाँ पे था उड़ीसा, हमारा उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाबों का शासन था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाबों का शासन था। मैं इसे शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, आप चाहेंगे तो आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाबों का शासन था। उसके बाद हम देखते हैं क्या, यह हमारा हमारा हो जाता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता है, यूपी। उत्तर प्रदेश में जो अवध का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में जो अवध का क्षेत्र था वहां पे था नवाबों का शासन।
और जो रोहेलखंड हो गया, रोहेलखंड, रोहेलखंड, कोमा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, इन दोनों पे अफगानों का शासन था। और कुछ आसपास के क्षेत्रों पे रोहिलखंड, फर्रुखाबाद, अफगानों का शासन। और यूपी में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जाटों का राज्य था। जाटों का शासन कहाँ कहाँ तक था? वो था आगरा से लेकर मथुरा तक। तो हमारा हो गया यूपी। और यहाँ पे था हमारा दिल्ली। दिल्ली, तो दिल्ली में जो था, दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में मुगलों का शासन हमें देखने को मिलता है। मुगलों का शासन, मुगलों का शासन और दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में मुगलों का शासन। और जिससे हो गया हमारा, यहाँ पे था हमारा सिंध। उत्तर पश्चिम में अगर हम आ जाते हैं तो इधर पंजाब हो गया हमारा, सिंध, पंजाब। नॉर्थ वेस्ट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में हमारा सिंध का राज्य हो गया। और पंजाब, पंजाब की बात करें तो हम, पंजाब एक लंबे दौर से जो है राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। ऐसा वहां पर राजनीतिक स्थिरता बहुत लंबे समय तक थी। उसके बाद रणजीत सिंह करके एक शासक आते हैं, फिर वो शासन करते हैं और सिखों का शासन स्थापित होता है। तो एक लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरने के बाद पंजाब में सिखों का शासन स्थापित होता है। सिखों का शासन। और उसके बाद हम देखें तो ये इधर हो जाता है हमारा राजस्थान। राजस्थान इधर हो जाता है हमारा, ये हाथ मत दिखाना। राजस्थान। आप लोग बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, बैठ जाओ उधर। तो राजस्थान में जैसे हमारा हो गया आमेर। और भी कुछ राज्य थे आदि, आमेर, और उसके बाद और भी कुछ राज्य थे। उसके बाद यहाँ पर जो हो जाता है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम का शासन था। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, यहाँ साइड में मैं लिखता हूँ। हैदराबाद में था हमारा निजाम का शासन। और पहले प्रारंभ में तो जो पूर्वी तमिलनाडु का क्षेत्र रहता है वहां पर निजाम का शासन रहता है, और आगे चल कर के वहां पर नवाबों का शासन स्थापित होता है, जिसे हम तमिलनाडु या कर्नाटक के नवाब के रूप में भी जानते हैं। कर्नाटक या तमिलनाडु के नवाब भी हम कह सकते हैं उनको आगे चलकर। तमिलनाडु या कर्नाटक, कर्नाटक पर नवाबों का शासन। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे हमारा ये हो गया भारत। कुछ इस तरीके से हमारा भारत था। यहाँ पे हमारा हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कर्नाटक, ये तो आज का कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। और कर्नाटक, एमपी हमारा हो गया, मध्य प्रदेश। तो
ऐसे कुछ क्षेत्रों पर मराठों का शासन था। प्रारंभ में महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक हम लिख देता हूँ, मैं नॉर्थ कर्नाटक लिख देता हूँ शॉर्ट में। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रारंभ में इन क्षेत्रों पर मराठों का शासन था तथा आगे चल करके गुजरात और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों पर मराठों का शासन स्थापित होता है। मतलब मराठे अपने क्षेत्र को लगातार ऐसे विस्तार देते जा रहे थे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके। क्या आया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग एक बार देखते हैं राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा कुछ यूँ थी कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का नियंत्रण था। तो औरंगजेब की, जैसे कि मैंने आपको बताया, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं वो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उस योग्य नहीं थे कि वो पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो होता क्या है कि लगातार मुगलों का नियंत्रण नियंत्रण वो अपना खोते जाते हैं, उनका पतन होता रहता है। तेजी से पतन स्टार्ट होता है 1707 ईस्वी के बाद। 1750 ईस्वी आते आते मुगलों का लगभग पतन हो जाता है, नाम मात्र की शक्ति रह जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक आते आते कई कारणों से 18वीं सदी के पूर्वार्ध में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में कई कारणों से मुगलों का पतन हो जाता है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में कई कारणों से मुगलों का पतन होता है और उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। तो क्षेत्रीय राज्यों को हमने देख लिया। तो उससे आगे देखते हैं हम लोग। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में कई कारणों से मुगलों का पतन हो जाता है और उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। अब इन क्षेत्रीय राज्यों को हम देखते हैं। इन क्षेत्रीय राज्यों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे वो मराठे थे। सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों में मराठे थे। और इन क्षेत्रीय राज्यों में हम सभी में कॉमन एक चीज देख सकते हैं, वो थी साम्राज्य साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति। साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति हम इन सब में कॉमन चीज देख सकते हैं। और उसके बाद मतलब उत्तराधिकार का संघर्ष जो था भारत में, मतलब हमेशा से ये चलता रहा है। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, ये तो एक कॉमन सी समस्या रही है। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, ये सभी में एक कॉमन चीज देखने को मिलते हैं। और
राजवंशों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। राजवंशों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ और उसके आगे हम लोग लिखते हैं कि जो ये जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे भारत में, उस समय गुटबंदी, दरबार में गुटबंदी हमें कॉमन चीज देखने को मिल जाती है। मतलब दरबार में अलग अलग गुट बने हुए रहते थे कि अलग गुट ये, अलग गुट इधर उधर, मतलब कि हमेशा जो शासक रहता था उसके विरोध में वो लोग कुछ न कुछ ऐसे खिचड़ी पकाते रहते थे। तो ठीक है, उसको हम आगे अभी और चर्चा करेंगे। दरबार में गुटबंदी एक कॉमन समस्या देखने को मिल जाती है हम लोग को, लगभग सभी राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है, दरबार में गुटबंदी। और ये इसने भी मतलब भारतीय राज्य को कमजोर करने में कई हद तक एक अच्छी भूमिका निभाई, भारतीय राज्य को कमजोर करने में, राज्य को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम लोग देखें तो भारत में उस दौर में जो सैनिक पिछड़ापन था भारत का, वो तो एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है कि मतलब भारतीय राज्यों का जिस तरीके से पतन हुआ, एक ये भी कारण माना जा सकता है। सैनिक सैनिक पिछड़ापन तो बहुत ही था, देखते हैं एक बार। तो मैं मिटा देता हूँ एक बार, नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सैनिक पिछड़ापन, सैनिक पिछड़ापन में कुछ यूँ हम लोग हमको देखने को मिलता है कि जो मतलब जितने भी भारत में भारतीय राज्य के जितने भी सैनिक थे, वो मतलब कि उनमें एक एक समान प्रशासन नहीं देखने को मिलता है हमको। एक समान प्रशासन, और उस तरीके से अगर हम यूरोपियन सैनिकों से अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो वो उनकी कुशलता उस तरीके से नहीं थी, और कुशलता भी उस तरीके से नहीं थी। मेन पॉइंट ये भी थी कि समर्पण को लेकर वो भाव नहीं था कि मतलब भारतीय राज्यों के जो सैनिक थे उनमें समर्पण को लेकर ऐसा कुछ भाव नहीं था। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ, कि एक समान प्रशिक्षण देखने को नहीं मिलता है। एक समान प्रशिक्षण और प्रशासन एक समान नहीं था, और समर्पण का भाव नहीं था। समर्पण का भाव नहीं था। और इसके आगे मैं इसको, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। सैनिक पिछड़ापन, तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि एक समान प्रशिक्षण नहीं था, कौमा प्रशासन, अनुशासन, प्रशासन और समर्पण को लेकर भाव नहीं था। सब चीजें नहीं थी, यही तो प्रॉब्लम था। और मतलब कि जो सेना गठन होती थी, उसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें कि केंद्रीय सेना जो होती थी, मतलब सेना गठन होता था, सेना का गठन कई भागों में होता था। जैसे केंद्रीय सेना हमारी हो गई, केंद्रीय सेना के अतिरिक्त, केंद्रीय सेना के अलावा, केंद्रीय सेना के अतिरिक्त जो राज्यों में जो मंत्री होते थे,
प्रांतपति होते थे, मंत्रियों प्रांतपतियों के पास भी अपनी सेना होती थी। मंत्रियों प्रांतपतियों के पास भी अपनी सेना होती थी। तो इस तरीके से सेना मतलब बटी हुई थी। सेना का गठन ऐसे अलग अलग भागों में बटा था। और अगर हम हथियारों की बात करें तो हथियारों को नौसेना, अगर हम तुलना करें यूरोपीय राज्यों से तो इस मामले में भी हम पिछड़े हुए थे। यूरोपीय यूरोपियों की यूरोपीय की तुलना में पिछड़े थे। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ। यहाँ पर मतलब नॉर्थ वेस्ट से लगभग 18वीं सदी के मध्य तक, उसके आसपास तक दो आक्रमणकारी का नाम देखने को मिलता है हमें। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने 18वीं सदी के मध्य तथा उसके आसपास यहाँ पर उत्तर पश्चिम में खतरनाक तरीके से आक्रमण किया था। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट का पूरा इलाका, पूरा नॉर्थ इंडिया, ये मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ शॉर्ट में। नॉर्थ 18वीं सदी की मध्य तथा उसके आसपास, 18वीं सदी की मध्य तथा उसके आसपास डेट अगर हम देखें तो हमें डेट कुछ ऐसा देखने को मिलता है। लगभग 1767 से लेकर 1745-47 से कुछ लेकर 1767 तक ऐसा कुछ डेट देखने को मिलता है। एग्जैक्ट अभी मेरे माइंड में नहीं है। 18वीं सदी के मध्य तथा उसके आसपास मैं वो आक्रमणकारी का नाम लिख देता हूँ, अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह। 18वीं सदी के मध्य तथा उसके आसपास अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह के आक्रमण से क्या होता है, इनके आक्रमण से एक तो मुगलों की जो कमजोरी रहती है वो उभर कर लोगों के सामने आती है। इनके आक्रमण ने मुगलों की कमजोरी को उजागर किया। मुगलों की कमजोरी को उजागर किया। और हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया तथा नॉर्थ इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत तथा उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है इनका आक्रमण। तो शॉर्ट में लिखता हूँ मैं नॉर्थ वेस्ट तथा नॉर्थ इंडिया में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है इनका आक्रमण। मतलब 18वीं सदी के मध्य तथा उसके आसपास में अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह के आक्रमण ने न केवल मुगलों की कमजोरी को उजागर किया, मतलब मुगलों की कमजोरी को उजागर किया, उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में तथा उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हमने देख लिया था। और हम देखते हैं कि जो मतलब
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थीं जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थीं, विशेषकर फ्रांस फ्रांस और ब्रिटिश, वो मतलब व्यापार के साथ साथ, व्यापार के अतिरिक्त, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, फ्रांस, विशेषकर फ्रांस तथा ब्रिटिश, वो व्यापार के अतिरिक्त वो राजनीति में ज्यादा रुचि रखते थे। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर सक्रिय थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर सक्रिय थे। और एक और कॉमन चीज देखने को मिलती है हमें भारत में कि भारतीय राज्यों में, ये तो आपको लगभग सभी में देखने को मिल जाएगा, राजनीतिक एकता की कमी और राष्ट्रीय चेतना का अभाव नहीं था। जैसे आज हम पूरे भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम एक प्रतीक है कि हमारा झंडा है, हम पूरे भारत के लोग हैं, एक हैं। उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था उस टाइम पे। राजनीतिक एकता की कमी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, भ्रष्टाचार, ऐसी आदि समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इतना आपको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। उसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं समुद्री मार्ग से यूरोपियन का समुद्री मार्ग से यूरोपियन का आगमन। तो क्या कारण थे कि भारत से संपर्क करने के लिए इतना मगजमारी करना पड़ा उन लोगों को? समुद्री मार्ग से नए रास्ते की खोज की गई, तो उसके क्या क्या कारण थे, क्यों, उससे हम चर्चा करेंगे। समुद्री मार्ग से यूरोपियन का आगमन, आगमन क्यों, मतलब क्या कारण था कि जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, वो भारत आने के लिए मतलब इतना रिसर्च कर रही थी, मतलब भौगोलिक खोज इतना कर रही थी, समुद्री मार्ग से इतना खोज कर रही थी, और अंततः उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन उसका कारण क्या था, उस पर चर्चा करेंगे हम। आगमन क्यों। तो हाल फिलहाल के लिए इस टॉपिक को दोस्तों हम कल करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।